गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग को हिस्ट्री ख़त्म हो करके आ गए हैं हम लोग ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी को इतना फास्ट करके खींचना है, इतना फास्ट में जो कम से कम एक दिन में एक चैप्टर आप लोग को हो जाना चाहिए। अब टाइमिंग है नहीं, तो हिस्ट्री का तो तैयारी कीजिएगा ही, और हिस्ट्री की तैयारी के साथ साथ थोड़ा आप लोग भी तैयार मेरा साथ दे दीजिएगा। अगर मेरे साथ आप लोग रहते हैं तो हम ज्योग्राफी को भी कोशिश करेंगे बहुत जल्द आप लोग को ख़त्म कर दें। ज्योग्राफी में भी अभी वाला जो टॉपिक है बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, एकदम केवल मेन पॉइंट को हम लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। और पहला चैप्टर में तो आप जानते ही हैं जो संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, उसी का विश्लेषण और उसके बाद उसका नियोजन कर दिया है। बात खत्म हो गया पहला चैप्टर का। और पहला चैप्टर का है तो बहुत छोटा लेकिन है बहुत VVI। इसमें से ऑब्जेक्टिव रहते ही रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहें या ना रहें, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जो आज पहला दिन का आप लोग को क्लास है ज्योग्राफी का, तो इसका कोशिश एकदम दोपहर वाले में ही 2 घंटा 3 घंटा आप लोग को टाइम मिलेगा, तो इसको भी वो याद कर लीजिएगा। और इसलिए ये होमवर्क में आप लोग को दे रहे हैं, जो ये तो सभी स्टूडेंट सुना भी दिए हैं ना, तो सुनाए हुए हैं तो कोई स्टूडेंट को तो दिक्कत होगा नहीं, सभी स्टूडेंट आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले देखिए टॉपिक को देखिएगा, संसाधन। कहता है मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जल, पेड़ पौधा या दुनिया की कोई भी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन हो जाती है जब हम उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आप लोग को मैंने बताया था, जो ये स्मार्ट बोर्ड अगर किसी घर में लगा देंगे तो वो इसको टीवी समझ करके चलाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए ठीक है कंप्यूटर कोचिंग में लगाया गया है, तो ये हमारे जीविकोपार्जन का एक माध्यम है और ये हमारे लिए संसाधन है। देखते हैं जिस समय में लाइट कट जाती है तो ये कोई काम का नहीं रहता, हम लोग थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अर्थात कहने का ये है, ये हमारे लिए संसाधन है। 2 नंबर में देखिए ये मार्कर, ये अगर रोड पर फेंक देंगे इसका कोई वैल्यू होगा, कोई नहीं उठाएगा, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी का चीज़ है, तो इसके लिए हम 200-400 500 1000 2000 जो खर्चा हो सकता है हम कर सकते हैं। जैसे आप लोग को कॉपी, अगर कोई आदमी इस कॉपी में अगर फेयर कर लिए हैं तो अगर आपसे 1000 रुपया में भी मांगेगा, अगर आपको एजुकेशन का महत्व पता है तो आप 1000 रुपया में भी कॉपी नहीं देंगे। लेकिन वही कॉपी देखते हैं भूजा वाला क्या करता है, भूजा डाल करके दे देता है आदमी के बीच, क्योंकि उसको तो उस पन्ना का मतलब है, उसमें क्या लिखा हुआ है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो है आपको संसाधन। अब मान लीजिए कोई कॉपी है, तो उस जैसे अभी आप बुक रखे हुए हैं, तो वो बुक अगर आपके लिए जरूरी का है, चाहे 100 में दे चाहे 1000 में दे, जरूर खरीदेंगे। लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या वो बुक अगर दे देंगे भुजा वाला का, तो भुजा वाला केवल पेज के काउंटिंग के अकॉर्डिंग वो यूज करेगा। तो संसाधन का मतलब लगभग समझ में आ गया होगा आप लोग को, वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं संसाधन कहलाते हैं। कहता है संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक संसाधन क्या है सो देखिए, भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये आपके भौतिक संसाधन है। और जैविक संसाधन के अंतर्गत वनस्पति और जलीय जीव आपको जैविक संसाधन है। नोट, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवनोपयोगी हो पाते हैं। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। सेवा को भी संसाधन माना जाता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। अब यहाँ पर वाली बातों को हम बतलाते हैं जिम्मरमैन, ये जो है शॉर्ट में हम आप लोग को बतलाए हैं। देखिएगा पहले चैप्टर में नीचा में जिम्मरमैन का दिया हुआ है, जो संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाए जाते हैं। उसके बाद ये जो कहा है जो भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को तकनीकी के सहारे उपयोग किया जाता है। तकनीकी का मतलब समझ रहे हैं, लोग अपने आधार से ठीक है एक नए तरीके से उसका उपयोग करता है। पानी तो है नदी में, है पानी नदी में, लेकिन क्या उसको तकनीकी के माध्यम से हम लोग उपयोग करते हैं। इसका उपयोग आप लोग को हम बतलाए थे जमुना नदी का पानी के बारे में। जमुना नदी का पानी सबसे दूषित पानी माना जाता है, लेकिन उसी का प्रयोग पूरे दिल्ली के लोग करते हैं, पीने के लिए भी करते हैं। तो किसके माध्यम से? तकनीकी के माध्यम से। कोई दिक्कत? आइए, कहता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, यानी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है उसका है, जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 भाग होते हैं। एक है आपको जैव संसाधन और एक है आपको अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है तो देखिए, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी किसके आधार पर था ये? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? 2। आइए अब है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन, आपको फिजिक्स में भी बतलाए हैं अभी, ठीक है। 2 दिन पहले आप लोग को फिजिक्स वाला क्लास चला था। नवीकरणीय संसाधन मतलब कि वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य प्राणी हमारे लिए
नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा के भी दो, मतलब नवीकरणीय संसाधन के भी दो प्रकार होते हैं, एक है सतत, एक है जैव संसाधन। सतत के अंतर्गत आता है आपको जल, पवन, और जैव संसाधन का आता है वन और वन्य जीव। अब है आपको और नवीकरणीय, ये थोड़ा ज्यादा है, ये जो दिया हुआ है ये थोड़ा ज्यादा है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आइए, और नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऊपर पहुंचने से पहले आप लोग को याद है क्या और नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल? कोयला, पेट्रोलियम बतलाए थे ना, जीवाश्म ईंधन। आइए देखते हैं, और नवीकरणीय संसाधन के भी दो प्रकार है, एक है पुनः चक्रीय, एक है अचक्रीय। पुनः चक्रीय में धातु और अचक्रीय में आपको जीवाश्म ईंधन। अब है, पहले तो एगो देख लिए उपयोगिता के आधार पर, एगो कौन देखे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार के बाद स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4। एक है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कहता है व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे भूखंड, घर, एक तरह से मान लीजिए तो निजी संस्था, निजी संस्था में भी किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। उसके बाद कहता है सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे चरण भूमि, मंदिर, मस्जिद, तालाब, समुदाय भवन, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि सामुदायिक भवन है, मतलब ये सामुदायिक संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन में एक व्यक्ति का और सामुदायिक संसाधन में एक से अधिक व्यक्ति का, यानी समुदाय का, समाज का। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब है आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए वो जो टरबाइन देख रहे हैं, ठीक है, वो टरबाइन का इसमें सिंबल दिया है, वह आपको एक पवन चक्की के रूप में काम करता है। पढ़े हैं ना ये, उसमें भी फिजिक्स में भी आपको बतलाए हैं, हाँ लास्ट चैप्टर में, पवन ऊर्जा के रूप में यही है। ये कर्नाटक इधर आपको देखने के लिए मिलेगा, उधर जो है सो यहाँ पर 2-4 गो घर है और एक बाद पूरा फील्ड है, तो फील्ड वाली जगह पर ये लगाया जाता है। ये भी है, अच्छा चीज़ है, अगर एक बार लगा दिया लाइफ में, एक बार जो इन्वेस्ट हुआ उसके बाद कंटिन्यू देते रहेगा ये सब अपना ऊर्जा, समझ गए। तो बउआ एक देखे आप लोग उपयोगिता के आधार पर, एक देखे उत्पत्ति के आधार पर, एक देखे स्वामित्व के आधार पर, और चौथा देखिए विकास के आधार पर। कहता है विकास के आधार पर भी संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित कोष संसाधन। देखो बाबू, संभावित संसाधन क्या होता है? जो जानते हैं लेकिन उसका उपयोग अभी हो नहीं रहा है, कभी आएगा समय तब होगा, है ना। वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। जैसे हिमालय की क्षेत्र का खनिज, पवन और सौर ऊर्जा आपको संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। भंडारण यानी भंडार संसाधन, वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है लेकिन उसका भंडार सीमित है। अपने यहाँ जो डायनामाइट लगा करके जो उड़ाया था, सुने थे नहीं? पेट्रोल की खोज हुआ था, डीजल की खोज, वो क्या किया था? जो यही भंडार पता किया था। है कभी समय आएगा तो उसका उपयोग अपना दैनिक जीवन में करेगा। हाँ, बहुत कुछ को लिया गया है लेकिन अभी उसको सीमित करके रखा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बतलाते हैं कोयला का। जब रेल इंजन का निर्माण हुआ तो सबसे पहले कोयला हमें प्रचुर मात्रा में था तो कोयला पर चलाया। जब देखा जो कोयला का भंडार सीमित हो रहा है तो ऐसा रिसर्च किया जो डीजल पर चला दिया। फिर देखा जो डीजल का भी तो भंडार सीमित है, तब कर दिया बिजली। अब बिजली का जब उसको लगेगा जो भंडार सीमित होने लगेगा तब कोई एक नया तकनीकी अपनाएगा, चाहे सोलर सिस्टम करे, चाहे जल पर करे, चाहे से कोनो व्यवस्था करे, लेकिन करेगा तो वो आपको मेट्रो ट्रेन तो बिजली पर है ना, बिजली पर है वो। हाँ कहीं कहीं है वो जापान में है, मैग्नेट पर सुने होंगे, मैग्नेट पर जो चलता है जापानी में है शायद। हाँ है ना। देखिए ये दोनों जो है ना एक ही, हाँ देखिए पहले तो भंडार, ठीक है, संसाधन और संचित कोष संसाधन क्या कहता है सो देखिए, वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर, यह में कहता है तकनीकी के अभाव में, और ये विकसित विकास के आधार पर, कौन सी भंडार में और संचित में।
देखिए दे दिया है यहाँ पर, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, इसको छोड़िए ना। होता क्या है, ये टाइपिंग है, और टाइपिंग कोई भी दुनिया के लोग जो करते हैं ना, कट कॉपी का जमाना है, सो समझते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट, गूगल से कट करता है और यहाँ ला करके पेस्ट कर देता है। वह में हो सकता है यही कॉपी होकर के आ गया होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना संचित कोश संसाधन क्या है। सो संसाधन में संभावित संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है, भंडार संसाधन क्या है और संचित कोश संसाधन क्या है, आप समझ रहे हैं ना। इसको छोड़िए ना, वह तो पहले समझा रहे हैं ना। भंडार में जो है जान गए हैं जो ये चीज है, उस पर ज्यादा दिमाग लगाया जाएगा, कम किया जाएगा। जैसे आप लोग देखें चंद्रमा पर लोग पहुंच रहा है, चंद्रमा पर पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, वो जानता है जो पृथ्वी का, ठीक है, भार जो है धीरे धीरे अब लिमिट हो रहा है, तो वहां पर लोग अपना रिसर्च कर रहा है, समझ रहा है, बुझ रहा है, अगर होगा तो अपना जीवन यापन होगा। ठीक, हाँ, उसी प्रकार से ये है जो भंडार है, ठीक है, लेकिन अभी लाया नहीं जा रहा है, कभी आएगा। कहता है संचित कोश संसाधन वैसा संसाधन जिससे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर, जो इसमें लिखा वैसा संसाधन जिससे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाएगा, विकसित। और संचित में ये लिख दिया है, लेकिन ये होगा नहीं। संचित जो है सो भंडार से रिलेटेड है, ठीक है, संचित से जो है रखा हुआ है, आएगा आगे समय तो इसका उपयोग किया जाएगा, भंडार से संबंधित है ये, समझ गए ना। यहां तक केवल था संसाधन के आपको प्रकार, संसाधन। अब जो आपको चालू होगा इसी का रख रखाव है, बस। कहता है कहां गया भैया, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। बुआ यहाँ पर एक बात आ गया हमारा घर से रिलेटेड। हम घर पर एक दिन नहा रहे थे, समझे, घर पर जब हम नहा रहे थे तो पानी ऐसे करके नहीं होता है, ऐसे करके उछलना, जब तनिया माथा पर पड़े पूरा पीछे जाए। तो हमारे गांव के कोई एक टीचर थे, गांव के, वो आदमी कहे थे ये चीज। तो उस समय तो हम लोग पढ़ते नहीं थे, मतलब इतना बारीकी से नहीं पढ़ते थे, केवल क्लास जाते थे, क्लास की तरह पढ़ाई चलती थी, ठीक है। तो ये चीज पढ़ाए तो हम कहते थे ये कौन चीज होता है, लेकिन आप समझ में आया जी ये चीज है। अगर संसाधन का, जैसे कई आदमी को देखना 4 बाल्टी पानी ले लेगा, तनिया से नहाएगा, तनिया ज्यादा पैर 10 मिनट पहले पैरे पर धुलेगा, हाथे पर धुलेगा, होता है। हम एक पानी का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका विवेकपूर्ण, यानी जितना हमें जरूरी का चीज है उतना। जैसे कहीं भोजन में जाते हैं, भोज में जैसे ये लोग बाल्टी में ले लेती है, बाल्टी में लेती है, घर लेकर के आ जाती है, जो खाती है, उसके बाद चावल को सुखा लेती है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना चाहिए। बुआ हंसते हुए आगे की ओर चलते हैं हम, ये बात दिल पर नहीं ले लेना तुम लोग। कहना क्या चाहते हैं, जो जितना हम खाना खाएंगे उतना ही अगर हम लेंगे तो क्या होगा, संसाधन का नियोजन होगा, मतलब समझे। नहीं नहीं, गैस का तो नहीं छोड़ते हैं भाई, गैस में तो बस पहले बर्तन चढ़ा देते हैं, तब नीचा से पुट करते हैं। नहीं जी, तू तो काबिल है, ये है बात, तो सब कुछ मैंने होता है। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग जरूर करना चाहिए। अब कहता है क्या, संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हाँ, नियोजन और संरक्षण क्या है, नियोजन मतलब की है बचाना, और संरक्षण मतलब क्या है, बचाना, ठीक है। महात्मा गांधी ने का कहना था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बस अपना खाना चाहिए, इन्हें जब अपनों खेलिए तो जजमानियों ले दियो, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से है। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक सुमशेर हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया है। मेन टॉपिक है हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब पूछता है ना, एकदम VVI है, ये कई बार पूछ भी चुका है। पर्यावरण दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को। मान लीजिए कहीं इसी बार ना पूछ दे, ठीक है। अब कहता है क्या, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रकृति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाकू मतलब उन्हें चोरी वाला डाकू नहीं समझ लीजिएगा, हम जो संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं उसी को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन है आपके किताब में। सतत विकास, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाती है, यानी लगातार विकास हो रही। हाँ, भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है, ऐसे नहीं जो हम गाड़ी का निर्माण कर लिया, गाड़ी पीछे धुआं दे रही है, ऐसा गाड़ी का निर्माण कर लिया जो केवल ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, ये आवाज ज्यादा दे रहा है ना, ऐसा
वो देखोगे बुलेट, वैसे बुलेट में जान करके वो डॉल्बी वाला नहीं कहता है सलेंसर, लोग लगा करके आप पटपटा देते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। वैसे ऐसी जरूरी नहीं है, जो वो बुलेट में भी आता है नॉर्मल साउंड है नहीं, जनरेटर तब ऐसा ऐसा साउंडलेस आ गया जो तुम्हारे रूम में इस जगह पर यहाँ पर अगर चालू कर देंगे तो तन को रूम में आवाज़ देगा, तन को नहीं। ऐसा ऐसा जनरेटर का निर्माण हो चुका है। अगर सोलर सिस्टम अगर नहीं मुझे सेटअप करवाना रहता तो हम वही जनरेटर लेते, लेकिन जनरेटर सोलर सिस्टम के नज़दीक में महंगा है, इसलिए हम वो जनरेटर नहीं लिए हैं। और सोलर सिस्टम का भी पूरा प्रक्रिया नहीं हुआ है, क्योंकि ये बिल्डिंग फिर टूटने वाला है, तो पूरा नहीं आप लोग चले जाएंगे, लेकिन पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनेगा। तब तक 1-1.5 महीना के लिए सेटअप कहीं और जगह करना पड़ेगा पूरे। कौन चीज़ नहीं, स्कूल पर तो नहीं ले जाएंगे, स्कूल पर नहीं ले जाएंगे। सोचे हैं जो चौके पर सर बोले हैं जो व्यवस्था करके हम कहीं पर पहले जैसे टेंटे खड़ा करके उधर दे दें, चाहे कहीं और दे दें। 1-1.5 महीना चलाना है और फिर सेटअप हो जाएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं जगह जगह देखते होंगे टूट रहा है, तो बोले हैं जो अच्छा से व्यवस्था करेंगे इसको, ठीक है। आइए कुछ और बातें याद रखने वाला। कहता प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में कार्यक्रम 21 को स्वीकृति भी दिया गया था। 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह है क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। और उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्टिव है, कोयला किस प्रकार के संसाधन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो ये आपके किताब से है, ठीक ना, ये आपके किताब से है। और ये हम आप सभी स्टूडेंट को आज दोपहर में ही ये भी सुनेंगे, ठीक है। ये नहीं कीजिए, बायोलॉजी भी सुनेंगे और ये भी एकदम कंटिन्यू जोर शोर से सुनेंगे। ये बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो नदी। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, सौर ऊर्जा। ये आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। ये देख लीजिए अच्छा से। इतने बहुत ज्यादा है कि तब सुनाए हुए हैं, एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, लिखने यार का कोई टेंशन ही नहीं है तब, ठीक ना। अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। दीर्घोत्तरीय तक को याद नहीं करना पड़ेगा, ये सब तो यादें है वैसे ही क्या। अब हम, ठीक है, आप लोग को प्रकृति संसाधन में भूमि संसाधन के बारे में नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तत्काल आप लोग को इस क्लास के लिए बाय।